हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैसिनेटिंग केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंटी हिस्टामिन्स का पार्ट 3 जो कि आखिरी पार्ट होगा। इसके अलावा एक गुड न्यूज और है, वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जा रही है जिसके ऊपर इस पूरे चैप्टर के फुल नोट्स अवेलेबल है। तो टाइम वेस्ट ना करते जाके फटाफट वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं एंटी हिस्टामिन्स का पार्ट 3। एंटीहिस्टामिन्स का क्लासिफिकेशन, इसमें हमने H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। आज हम कवर करने वाले हैं मास सेल स्टेबलाइजर, जिसमें आपका एक ड्रग आता है क्रोमोलिन सोडियम, और इसके अलावा है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें दो क्लासेस आती हैं, गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर्स और गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर्स में आपकी तीन ड्रग्स हैं जिसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, वो क्या है? वो है CFR। मतलब अगर कहीं से भी गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो रहा है और अगर हमें उसे रोकना है तो सीमेंट लगा दीजिए, यानी कि सिमेटिडीन। सिमेटिडीन अगर आपने लगा दिया यानी कि सीमेंट लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? आप इस तरीके से तो फेमस हो जाएंगे, यानी कि फेमोटिडीन। और अगर आप फेमस हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं हुए, सीमेंट ढंग से नहीं लगा, एसिड फिर भी आ रहा है, तो इसका मतलब भाग जाइए, यानी कि रेनिटिडीन। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ही दूसरी क्लास आती है गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। इसमें आपकी ड्रग्स अवेलेबल है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में मैकेनिज्म जो होता है वो ये मैकेनिज्म होता है कि हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उस प्रोटोन पंप को जाकर के उससे बाइंड हो जाते हैं, यानी कि उसे इनहिबिट कर देते हैं। इससे क्या होता है? वो अपना एक्शन दिखा नहीं पाता है। इनहिबिट करना मतलब उसे एक तरीके से जेल में बंद कर लेना। अब अगर आपको जेल से छूटना है तो क्या देना पड़ता है? कैदियों को अगर जेल से छूटना होता है तो उन्हें पैरोल देना पड़ता है, यानी कि पेरोल। तो पेरोल आपका हो गया PA मतलब पेंटोप्रोजोल, R हो गया आपका रेबिप्रोजोल, O मतलब आपका ओमेप्रोजोल और L हो गया आपका लेंसोप्रोजोल। अब हम पढ़ते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के बारे में। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सी, हिस्टामिन रिलीज कहां से होता है? हमने पढ़ा था हिस्टामिन का स्टोरेज और रिलीज मास्ट सेल में होता है। यानी कि अगर मास्ट सेल से ही अगर हम हिस्टामिन के रिलीज को रोक लें, यानी कि उसी सेल को हम वही स्टेबलाइज कर दें, तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। और अगर हिस्टामिन रिलीज नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस नहीं आएंगी जो हमें चाहिए। तो बेस्ट यही था कि हम उसे वहां स्टेबलाइज कर दें। अच्छा, सिर्फ मास्ट सेल स्टेबलाइज करने से हिस्टामिन के रिलीज रुक रहा है ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ये सब का भी रिलीज रुक जाता है। और इसके अलावा क्या होता है? अगर रिलीज रुक गया तो इन्फ्लेमेटरी सेल टाइप्स का जो एक्टिवेशन था वो भी नहीं हो पाएगा और कैल्शियम इनफ्लक्स भी इनहिबिट हो जाएगा। इसमें हम एक ही ड्रग पढ़ते हैं, वो है क्रोमोलिन सोडियम। तो जो आपका स्ट्रक्चर इसमें है क्रोमोलिन सोडियम का, वो यहाँ दे रखा है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर रिलेशनशिप किसी और एंटीहिस्टामिन के साथ में है ही नहीं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक H1 रिसेप्टर में, है ना? तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके यूजेस जो है वो है नसल सोल्यूशन फॉर राइनिटिस। राइनिटिस हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। अगर नहीं याद है तो फिर से जाकर के देख लीजिए। आई ड्रॉप्स फॉर कंजक्टिविटीज एंड केराटाइटिस। कंजक्टिविटीज में हमने पढ़ा था आईज का इन्फ्लेमेशन था। नेबुलाइजर फॉर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्मा। तो ये क्या है? प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब इसे होने से, ब्रोंकाइल अस्थमा होने से पहले रोकना है। क्योंकि अगर एक बार अस्थमैटिक कंडीशंस डेवलप हो गई, यानी कि अस्थमा के सिम्टम्स दिखने लग गए, तो मास्ट सेल स्टेबलाइज आपके किसी काम के लिए नहीं है। नेक्स्ट है ओरल सोल्यूशन फॉर हिस्टामिन लाइक सिम्टम्स लाइक फ्लशिंग। फ्लशिंग भी हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। क्या होता है? रेडनेस, वॉमिटिंग, यूटिकेरिया एंड इचिंग। टेकन अलोन और इन कंजक्शन विद आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन के साथ में अकेले भी या इसके साथ में भी लिया जा सकता है टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म कॉज्ड बाय पाउडर इनहेलेशन। H2 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन्स के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एसिड, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, ह्यूमन स्टमक में हमारे पास में जो होते हैं सेल, इसे हम बोलते हैं पेरियाटल सेल, यानी कि ऑक्सेंटिक सेल। इस सेल में आप यहाँ पे देखिए, इस सेल यहाँ पर दे रखा है, ये पिरामिडल और ट्रायंगुलर इन शेप होता है और इसमें 30 से 40% क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हाई ऑक्सीडेटिव फंक्शंस होता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में बड़े ही काम की चीज है। तो देखिए, अब हम पेरिटल सेल देख रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है? कैनालिक्यूलस लूमेन, यानी कि ये अंदर की साइड है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि हम सेल के बाहर की बात करें, इस सेल के बाहर इधर है और अंदर हम इधर बात करें। तो देखिए,
पहली चीज, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पेरियाटल सेल में एंटर होती है और बाहर जाती है, वो इसके थ्रू होता है। इसके बाद में जब वो अंदर आते हैं तो वाटर के साथ में बाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 बन जाता है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ज्यादा देर तक ये चीज हजम नहीं होती, इसलिए वो आ जाता है, इसे तोड़ देता है। अब ये किसमें टूटा, H प्लस में और HCO3 माइनस में। H प्लस आयंस और HCO3 माइनस आयंस, अब ये दोनों आपके एक्सचेंज में बड़े ही काम की चीज है। अब हम पहले पढ़ते हैं कार्बोनेट आयंस। ये जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, ये आपके बाहर चले जाते हैं और एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, इस चैनल के थ्रू हो रहा है, और अंदर कौन से आ रहे हैं, क्लोराइड आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर H प्लस की हम बात करें तो H प्लस जो है कि पंप होता है, यानी कि इसे हम बोलेंगे H प्लस K प्लस एटीपेस पंप, यानी कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, वो इसी जगह पर बाइंड होकर इस पंप को ही इनिबिट करेंगे, और इसका रोल हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने देखिए, यहाँ पर K प्लस जो अंदर आ रहा है ना, ये जो अंदर आ रहा था यहाँ पर, वो ही यहाँ पर हम देखिए इस साइड में भी देखिए, ये जो पंप दे रखा है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। इसमें क्या हो रहा है, K प्लस जो है वो आपका सेल के अंदर की साइड में आ रहा है, और यहीं पर देखिए आगे एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे चैनल के थ्रू, जिससे वो वापस अंदर भी आता है, वो आपका ये प्रोटोन पंप है। और सोडियम जो है वो आपका यहाँ अंदर सेल से बाहर की साइड जा रहा है, वो इस चैनल के थ्रू होता है। तो ये सारे आयंस का इधर से उधर जाना, सारे चैनल्स यहाँ पे पंप्स पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा क्लोराइड का अंदर आना भी होता है, और वहां पर एक चैनल दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर का जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इसका मूवमेंट होता है, और H प्लस और Cl माइनस आयंस जब कंबाइन होते हैं तो HCl बनाते हैं। यही है जो राज है हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का। ओके, अब तीन चीजें हैं जो इस चीज को रेगुलेट करती हैं। वो कौन से तीन रिसेप्टर्स हैं, एक यहाँ पे देखिए मस्कैरिनिक रिसेप्टर, दूसरा है हिस्टामिन रिसेप्टर, और तीसरा है गैस्ट्रिन रिसेप्टर। ओके, और जो तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इनसे बाइंड होते हैं और जो फाइनली इफेक्ट शो करते हैं, वो है इससे बाइंड होने वाला है एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड होने वाला हिस्टामिन, और गैस्ट्रिन रिसेप्टर से बाइंड होने वाला गैस्ट्रिन। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं, इनका मैकेनिज्म सिंपल है। वो क्या करते हैं, हिस्टामिन को H2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते हैं। कैसे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करके, मतलब हिस्टामिन के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, रिसेप्टर की जगह जहां पर हिस्टामिन बाइंड होता है वहां पर हिस्टामिन बाइंड ना होकर के ये बाइंड हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिशन हुआ। एंटागोनिज्म, क्योंकि वो हिस्टामिन के इफेक्ट्स को शो नहीं होने देते हैं, तो ऑफ कोर्स इसे हम एंटागोनिज्म बोलेंगे। इसके अलावा पीपीआईज यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जो हमने बात करी थी, वो क्या करते हैं, इस पंप को इनिबिट कर देते हैं, और ये कौन सा है, सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल इनिबिशन होता है। गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी जो है वो हुई थी ग्वानिल हिस्टामिन से। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, इसी में अगर इस नाइट्रोजन पे ये जो है इसे ग्वानिडिनो ग्रुप बना दिया जाए तो क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे ग्वानिल हिस्टामिन। ये वीक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब इसी में ये ग्वानिडिनो ग्रुप को रिप्लेस करें किसके साथ, थायोयूरिया मोइटी के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, ब्यूरिमामाइड मिलता है। ये पहला सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और इसके अलावा ये पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी भी नहीं रखता है, और ओरल एक्टिविटी भी काफी अच्छी है। अगर इसी जगह पर यहाँ पर हम इस चेन में अगर यहाँ पर एक सल्फर लगा दें और इस इमिडाजोल ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप भी लगा दे, तो हमें क्या मिला, मेटियामाइड जो है वो आपका 10 टाइम्स मोर पोटेंट है देन ब्यूरिमामाइड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इस जो थायोयूरिया ग्रुप था, इसकी वजह से काफी सीरियस साइड इफेक्ट्स थे, यानी कि ब्लड और किडनी डैमेज। तो हमने क्या किया, इस ग्रुप को हमने रिप्लेस किया किसके साथ, ग्वानिडिनो ग्रुप के साथ में रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद में इसमें साइनो ग्रुप भी लगा दिया, और हमें इसमें क्या मिला, सिमेटिडीन हमें मिला। सिमेटिडीन जब हमें मिला तो सीरियस साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं थे, एक काफी स्टेबल और सेफेस्ट ड्रग थी। इसके बाद में हमने इसमें क्या किया, इमिडाजोल न्यूक्लियस का रोल देखा कि क्या हम इस न्यूक्लियस को चेंज कर सकते हैं क्या। तो इस न्यूक्लियस को अगर हम फ्यूरान न्यूक्लियस से चेंज करते हैं और ये तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, तो ये क्या बना, रेनिटिडीन बना, जो कि 5 गुना ज्यादा पोटेंट था देन सिमेटिडीन। इसके अलावा अगर हमने थायोजोल मोइटी रखा तो ये फेमोटिडीन बना, यानी कि 20 टाइम सिमेटिडीन से ज्यादा
पोटेंट हुआ और 7.5 टाइम्स मोर पोटेंट किससे, रेनिटिडीन से। तो ये था डिस्कवरी। अब हम पढ़ते हैं एसएआर। एसएआर में देखिए ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, कॉमनली ज्यादातर इमिडाजोल न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे आर, यहाँ पर चेन और नाइट्रोजन। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें दोनों रिसेप्टर्स में, H1 रिसेप्टर पे जो एंटागोनिस्ट थे वो लिपोफिलिक अमाइंस थे और H2 रिसेप्टर पे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं एंटागोनिस्ट वो पोलर स्ट्रक्चर रखते हैं। साइड चेन में हम देखते हैं प्रोटोनेटेड डाइएल्काइल अमाइनो एल्काइल किसमें, इसमें H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। और यहाँ पर क्या था, लॉन्गर और अनचार्ज, ये जो चेन थी आपकी कैसी थी, लॉन्गर थी और अनचार्ज थी। 4 कार्बन रहेंगे तो ऑप्टिमल एक्टिविटी होगी और उससे छोटी चेन कर दी गई तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। चेन में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो अच्छा है। और आपका थायो ईथर अगर हुआ, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, मेटामाइड में थायो ईथर बना दिया था इन केस ऑफ मिथाइलिन, तो क्या हुआ, एक्टिविटी बढ़ गई। हेटेरोसाइक्लिक रिंग का जब हमने देखा तो हमने क्या देखा, इमिडाजोल ज्यादातर होता है लेकिन फ्यूरान और थायोजोल भी हो सकता है। टर्मिनल नाइट्रोजन की बात करी तो H1 रिसेप्टर पे डाइएल्काइल अमाइनो था, लेकिन H2 रिसेप्टर पे हमने क्या देखा, ये पोलर ग्रुप रहता है, नॉन बेसिक सब्स्टिट्यूएंट है और मैक्सिमल एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो रिसेप्टर के साथ में टाइटली बाइंड होगा। गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 3 ड्रग्स आती है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन। और इनका काम क्या होता है, H2 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होना और हिस्टामिन को बाइंड ना होने देना, तो ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस HCl प्रोडक्शन जो आपके स्टमक में होगा उसे डिक्रीज करेंगे। इसी में गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स कभी भी होंगे तो उसके ट्रीटमेंट में ये तीनों ड्रग्स काफी यूजफुल हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें जाए तो नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, टायर्डनेस, स्किन रैशेस और हाइपरटेंशन, ये सब देखे गए हैं। लेकिन और एक और चीज, इन सभी का कोई भी सेडेटिव एक्शन नहीं है क्योंकि ये तीनों ड्रग्स जो हैं आपकी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और इन सभी के जो यूजेस हैं वो कॉमन है। इसमें एक एडवर्स इफेक्ट और देखा गया है, वो है मे कॉज ल्यूकोपीनिया। ओके, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में, पीपीआई। तो इसमें हम 4 ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल एंड रेबिप्रोजोल, और इनके ईयर्स ऑफ डिस्कवरी यहाँ पर दे रखी है, इनके स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म सिंपल है कि ये जो प्रोटॉन पंप है हमने पहले देखा था, वो प्रोटॉन पंप क्या है, अल्फा बीटा हेटेरोडाइमेरिक एंजाइम है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो होता है वो आपका प्रोटॉन पंप से होता है। हमने देखा था वहां से H+ जो होते हैं वो आपके ल्यूमेन में जाते हैं और Cl भी जब ल्यूमेन में जाता है तो H+ और Cl- कंबाइन होकर HCl बनाते हैं। हाँ, अब हम ये बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो क्या होता है, ये सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं। कैसे हुआ, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली प्रोड्रग्स होते हैं, यानी कि ये खुद एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इसे ले लेते हैं उसके बाद में ये कन्वर्ट होते हैं टू द एक्टिव फॉर्म और ऐसे ड्रग्स को हम प्रोड्रग्स कहते हैं। जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है, सल्फिनामाइड, ये आपका एक्टिव ड्रग होता है। ये किससे बाइंड होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है ना आपका, वो कैसे किसके थ्रू हो रहा होता है, प्रोटॉन और क्या H+ K+ AT+, ये हमने पढ़ा था। तो इस पंप के साथ में ये कैसे, इसमें सिस्टीन लगा होता है, उसमें सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स होते हैं, उसके साथ में आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो होना था वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि H+ जो है वो आपकी लूमेन में पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से HCl बन ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जब हम यूजेस पढ़ते हैं तो इन चारों ड्रग्स के यूजेस भी काफी सिमिलर हैं। पहला है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब सिंपल है, स्टमक में अल्सर होना। ड्यूडेनल अल्सर मतलब ड्यूडेनम में अल्सर होना। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, खाना जो खाया हुआ होता है वो वापस स्टमक से ईसोफेगस में आ जाता है। जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये एक ऐसा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, कई बार पेनक्रियास में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन काफी हद तक बढ़ जाता है। तो आप ये देखेंगे इन चारों ड्रग्स के जो यूजेस हैं वो काफी सिमिलर हैं, तो इसे याद करना भी इजी होगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में अगर हम देखते हैं तो एक ही ड्रग है सिमेटिडीन, जिसका सिंथेसिस हमारे कोर्स में है। तो हम सिंथेसिस देखिए, स्ट्रक्चर सिमेटिडीन का यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं ये देखिए। ये सबसे पहले हम ले रहे हैं इथाइल 2 क्लोरोएसिटेट,
जिसमें हम फॉर्मामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इमिडाजोल न्यूक्लियस बनता है। इमिडाजोल न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या हो गया, COO-C2H5। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम रिडक्शन करते हैं तो ये जो आपका ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। इसके बाद में हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर इसमें ये चेन चाहिए थी, तो हमने क्या किया, ये वाला रिएक्टेंट यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका ये ऐड हो गया। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए था, यहाँ पे ग्वानिडीनो ग्रुप चाहिए और साइनो ग्रुप उससे अटैच होना चाहिए, तो हमने ये रिएक्टेंट लिया, तो ये बन गया। इसके बाद में लास्ट में हमें क्या चाहिए था, ये ग्रुप चाहिए था, तो हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें मिथाइल अमाइन ऐड कर दिया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, सिमेटिडीन। तो अब आपका एंटीहिस्टामिन्स के तीनों पार्ट्स यहीं पर खत्म होते हैं। आपको ये तीनों पार्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक चूज करें ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe to my channel Fascinating Chemistry. Thank you.